हेलो एवरीवन, इंडिया एग्जाम स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखें तो वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोविड-19 जैसे पैंडेमिक से चुनौतियों की चपेट में है। भारत में भी दिन ब दिन कोरोना के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए आवश्यक हो जाता है कि सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उन सबका अनुसरण करें तथा हाथ की सफाई पर विशेष ध्यान दें। यह टॉपिक हमारा लेने का मकसद यह है कि वर्तमान में अगर हम देखें तो प्री कोविड-19 वर्ल्ड जो था और पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें रेडिकल चेंज आने जा रहा है। क्योंकि देखें तो प्री कोविड-19 वर्ल्ड में चीन की डिपेंडेंसी, चीन पर जो है पूरे विश्व की डिपेंडेंसी ज़्यादा था, क्योंकि चीन को जो है वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता था, विश्व का कारखाना कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वह सबसे अधिक जो है मैन्युफैक्चरिंग का कार्य चाइना ही करता था। सप्लाई चेन देखा जाए तो चीन ही सप्लाई चेन में अहम रोल अदा करता था। लेकिन जब कोविड-19 जैसे पैंडेमिक का आउटब्रेक चीन से हुआ, जो कि देखा जाए उसकी गलत नीतियों के कारण हुआ, तो ऐसे में संपूर्ण विश्व का जो है ध्यान या मोह चीन से भंग हो गया। देखें हम तो चीन जो है कभी कभी विश्व को ये लगने लगा कि चीन जो है अपने जो ट्रेड है ना, ट्रेड का उपयोग वो वार वेपन के रूप में करने लगा है। इसलिए जो दे हैविली जो है चीन पर डिपेंडेंट थे वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो यह जो कोरोना है यह न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीति को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में यह हम आज जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं तथा भारतीय विदेश नीति किन मूल्यों, सिद्धांतों और नीतियों को ध्यान में रख कर के जो है निर्धारित की जाती है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है, कहते किसे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वैश्विक जगत में अनेकों संप्रभु राष्ट्र राज्य जो है विद्यमान हैं। इन राष्ट्र राज्यों के बीच जो आपसी संबंध है यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया। देखें तो एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएन हो गया, क्या कहते हैं आईयूसीएन हो गया। ये सब मिलकर के जो है ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है अपना अहम रोल अदा करते हैं। तो क्या हमने दो शब्द का यहाँ प्रयोग किया कि संपूर्ण विश्व में अनेकों संप्रभु राष्ट्र राज्य विद्यमान हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संप्रभु का क्या मतलब होता है। संप्रभु यानी कि सोवरेन स्टेट किसे कहते हैं। संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या? सर्वोच्च शक्ति। यानी कि जब किसी देश के शासन संचालन का पूर्ण अधिकार उस देश की सरकार के पास ही होता है तो हम कहते हैं कि वह देश संप्रभु है। जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि भारत का चाहे एक्सटर्नल अफेयर हो या इंटरनल मामला हो, सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति हमारी भारत सरकार को है। भारत जो है किसी अब देश के अधीन नहीं है। भारत की विदेश नीति जो है किसी देश से प्रभावित नहीं होती। लेकिन यही स्वतंत्रता के पहले हमारा जो देश है एक डोमिनियन स्टेट था। क्यों? क्योंकि हम जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। लेकिन जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो हमारा संविधान जो है भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। तो यानी हम कह सकते हैं कि संप्रभु राज्य वह है जो अपने सभी मामलों में, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाहरी मामला हो, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वह किसी के अधीन ना हो। हमने दूसरे शब्द का प्रयोग किया था राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्य देखा जाए एक मॉडर्न फेनोमिना है, एक आधुनिक अवधारणा है। यहां हम राष्ट्र और राज्य का मतलब जानेंगे, फिर जानेंगे कि राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम जान लें कि राष्ट्र होता क्या है। राष्ट्र जो है एक प्राचीन अवधारणा है, यानी कि ओल्ड कंसेप्ट है। इसका आधार जो है सांस्कृतिक है, यानी कि जो राष्ट्र का आधार है ये कल्चरल है, जबकि जो राज्य है एक मॉडर्न फिनोमिना है, आधुनिक अवधारणा है। इसका आधार जो है राजनैतिक है, यानी कि पॉलिटिकल है। देखा जाए तो किसी देश को राष्ट्र तब कहा जाता है जब वहां के निवास करने वाले लोग एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही जात या एक ही परंपरा से जो है जुड़े होते हैं, तब कहते हैं हम वह राष्ट्र है।
जबकि राज्य हम उसे कहते हैं जो किसी संविधान द्वारा जो है एकजुट होते हैं। अब देखें कि भारत राष्ट्र है कि राज्य है। तो वर्तमान में जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, भारत हो, कोई भी देश हो, वो राष्ट्र राज्य है, यानी कि प्रत्येक देश जो है राष्ट्र भी है और राज्य भी है। इसीलिए किसी भी देश के लिए दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अब अगर हम भारत को राष्ट्र कहें तो भारत एक एंगल से तो राष्ट्र है, क्योंकि हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारा एक विरासत है, इस पर तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या संपूर्ण भारत के लोग एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं? नहीं। क्या हमारी एक ही भाषा सभी लोग बोलते हैं, सभी भारतीय? नहीं। यानी कि हम बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषी देश हैं। ऐसे में हम भारत को कंप्लीटली राष्ट्र नहीं कह सकते। हाँ, राज्य, चूंकि हम एक संविधान द्वारा भारत गवर्न होता है, इसलिए भारत को हम राज्य भी कह सकते हैं। यानी कि राष्ट्र राज्य जो है एक आधुनिक संकल्पना है, जिसका अर्थ जो है सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों होता है। तो यह तो हमने जाना कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है होते क्या हैं। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध के बाद हम जानेंगे कि विदेश नीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फॉरेन पॉलिसी को जानने से पहले हम जान लें कि नीति क्या होती है, या जिसको हम पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी का क्या मतलब है? नीति की अगर बात करें तो नीति का अगर हम परिभाषित करें नीति को, तो उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला है ना, वही नीति है। उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, की कला ही नीति है। यह देखा जाए एक सैद्धांतिक प्रणाली है। जो नीति होती है वो सोच समझकर की गई एक सैद्धांतिक प्रणाली होती है। नीति कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, यानी कि आर्थिक नीति हो गई, हमारी घरेलू नीति हो गई, हमारी शैक्षिक यानी कि एजुकेशन पॉलिसी हो गई। उसी प्रकार हमारी विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी भी होती है। अब अगर हम विदेश नीति की बात करें कि विदेश नीति होता क्या है, फॉरेन पॉलिसी जो है कहते किसे हैं, तो देखा जाए कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश किसी अन्य देश से कोई भी संबंध अपने कुछ निश्चित नीतियों, मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर स्थापित करता है। उसी नीतियों, सिद्धांतों और मूल्यों का जो समुच्चय है ना, वही विदेश नीति कहलाता है। जैसे यदि हम भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, मूल्य क्या हैं? भारत जो है गुटनिरपेक्षता को सर्वोपरि रखता है। भारत के सिद्धांतों में गुटनिरपेक्षता हो गया, आपका यूएन का समर्थन हो गया, रंग भेद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध हो गया, संविधानवाद हो गया। ये सभी जो है भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भारतीय विदेश नीति है इसके मूल सिद्धांत जो है क्या क्या है, और उन सबको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय फॉरेन पॉलिसी के मूल सिद्धांत। तो अगर हम मूल सिद्धांत की बात करें तो हमारा स्वतंत्रता के पश्चात से ही हमारा एक सिद्धांत रहा है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। दूसरा यदि हम देखें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तीसरा अगर हम देखें तो पंचशील। चौथा देखें गुट निरपेक्षता हो गया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो गया, पंचशील हो गया, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद का विरोध। पांचवा अगर हम देखें तो यूएनओ का समर्थन।
तो चलिए हम जानते हैं पहले गुटनिरपेक्षता क्या है। देखा जाए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो संपूर्ण विश्व जो है दो ब्लॉक्स में बट जाता है। एक ब्लॉक्स देखें, एक गुट देखें तो वो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको उससे संबंधित था, उसको जो है समर्थन करता था, जबकि दूसरा ब्लॉक्स जो है दूसरा गुट साम्यवादी विचारधारा यानी कि कम्युनिज्म को जो है सपोर्ट करता था। देखिए तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री का नेतृत्व करता था, रिप्रेजेंटेटिव था, वो यूएसए था, जबकि जो कम्युनिज्म कंट्रीज का जो है रिप्रेजेंटेटिव था वो यूएसआर था। संपूर्ण विश्व जो है दो गुट में पड़ता है। पहला अगर हम देखें तो एक गुट जो है यूएसए के ब्लॉक में होता है, दूसरा गुट जो है दूसरे गुट में यूएसआर जो है शामिल होता है। यह जो है पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले देश से। और यह जो यूएसआर जो है यह साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे, साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे। अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन देश शामिल थे, जैसे आपका यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। ये सभी जो है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले देश थे, जिनका मुखिया कौन था, जिनका लीडर कौन था, यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। जबकि ये साम्यवादी विचारधारा को जो है मानने वाले, इसमें जो है जितने भी ईस्टर्न यूरोप था, पूर्वी यूरोप के देश, वह शामिल थे। और एक प्रकार से इन दोनों के बीच जो है अपनी विचारधारा को अधिक से अधिक फैलाने के लिए एक शीत युद्ध का माहौल बन गया था। भारत जो है 1947 में आज़ाद होता है। तो भारत चूंकि देखा जाए 200 वर्ष की एक विदेशी सत्ता से गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, तो ऐसे में भारत ना तो इस गुट में जाना उचित समझा, ना तो इस गुट में जाना उचित समझा। इसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने दोनों के साथ जो है समानता के आधार पर तटस्थ संबंध स्थापित किए। भारत को लगा कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाएंगे, चाहे वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी हो, तो कहीं हम इनकी कठपुतली बनकर ना रह जाएं। हमारी जो रणनीतिक स्वायत्ता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उससे कंप्रोमाइज हमें ना करना पड़े। इसलिए भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया। तथा न केवल खुद अनुसरण किया, जितने भी डेवलपिंग कंट्री थे जो कि भारत के साथ आज़ाद हुए थे, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, कई अफ्रीकी कंट्री थे, उनका जो है नेतृत्व भी भारत किया गुट निरपेक्षता के रूप में। तो यानी कि जो भारत का मूल सिद्धांत रहा है स्वतंत्रता के पश्चात से ही विदेश नीति में, तो पहला गुट निरपेक्षता रहा। यानी कि भारत शीत युद्ध में या कभी भी दो गुट जो है बनते हैं तो भारत जो है गुटों का हमेशा से ही विरोध किया है। वो देखें तो हम मल्टी डायमेंशनल कंट्री को चाहता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को चाहता है, ना कि बाइपोलर या यूनिपोलर। तो अगर हम दूसरा देखें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का क्या मतलब है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि भारत संपूर्ण विश्व के साथ जो है मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहेगा तथा युद्ध आदि का जो है निषेध करेगा, यानी कि युद्ध को जो है युद्ध को वर्जित करेगा तथा संपूर्ण विश्व के साथ, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो सोवियत संघ रूस हो, सबके साथ जो है समानता के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। देखिए तो शांतिपूर्ण सा अस्तित्व हमारे बुद्ध की परंपरा का ही एक प्रकार का विरासत है कि भारत ने जो है कोई हॉस्टाइल कंट्री ना होते हुए शांतिपूर्वक जो है अपना आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि की बात सोची। तीसरा अगर हम देखें तो पंचशील सिद्धांत। अब पंचशील का क्या मतलब है? देखिए तो जब भारत जब आजाद हुआ तो भारत का विभाजन बहुत त्रासदीपूर्ण रहा। दो देशों का विभाजन हुआ, एक भारत एक पाकिस्तान। ऐसे में देखें तो शुरुआत से ही पाकिस्तान हमारा शत्रु देश रहा है। ऐसे में हमारा जो पश्चिमी सीमा है, हमारे देश की जो पश्चिमी सीमा है उस पर एक शत्रु देश विद्यमान था, कौन? पाकिस्तान। तो ऐसे में यह भारत के राष्ट्रीय हित में था कि भारत के उत्तर का जो उत्तरी सीमा है जिस पर चीन अवस्थित है, वह जो है उसके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध ना हो, उसके साथ मित्रवत संबंध हो। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत अपनाया, पंचशील समझौता किया। किसके साथ? चीन के साथ।
1954 में पंचशील समझौता किया चीन के साथ। इसमें क्या शामिल था? पहला तो पंचशील सिद्धांत में यह समझौते में यह शामिल था कि कोई भी राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का जो है सम्मान करेगा, यानी कि संप्रभुता का सम्मान, संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान। दूसरा अनाक्रमण था। क्या? अनाक्रमण। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा जो नीति थी वो हस्तक्षेप की नीति थी, यानी कोई देश जो है किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हम चौथी नीति की बात करें कि पंचशील में चौथा क्या नीति थी, तो चौथी नीति थी समानता और परस्पर लाभ पर आधारित संबंध। पांचवा जो नीति थी वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की थी। देखिए तो जो पंचशील एग्रीमेंट है या पंचशील सिद्धांत है, यह केवल ना चीन के साथ, देखा जाए तो भारत किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित किया तो ये पंचशील के जो पांचों गाइडलाइंस हैं इसका इन्फ्लुएंस हमारी फॉरेन पॉलिसी पर जो है हमेशा रहा है। अगर हम देखें कि हमारा चौथा जो सिद्धांत क्या था भारत का, तो चौथे सिद्धांत में हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध। पहले हम जान लेते हैं कि साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद में अंतर क्या है। साम्राज्यवाद उसे कहते हैं जब कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना प्रभाव जताने की कोशिश करता, अपना प्रभाव जो है जमाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम अमेरिका को देख रहे हैं, ईरान में जितने भी छोटी कंट्री हैं उन पर जो है अमेरिका अपना प्रभाव जो है जताने का प्रयास करता रहता है। जबकि जो उपनिवेशवाद है वह न केवल प्रभाव जमाता है दूसरे देश पर, बल्कि उसको अपनी एक कॉलोनी बना लेता है कोई देखें तो डेवलप कंट्री, और उसके संसाधनों का शोषण करता है। जैसे कि ब्रिटेन जो था एक उपनिवेशवादी देश था, वो जो है भारत सहित कई देशों को जो है अपना उपनिवेश बना लिया था। रंगभेद का विरोध, तो रंगभेद का मतलब होता है कि रंग के आधार पर, जैसे कि व्हाइट बटन थ्योरी जो है, जो तुम्हारे यूरोपीय थे वो व्हाइट बटन थ्योरी का एक सिद्धांत दिए थे। उनका कहना था कि जितने भी अफ्रीकी देश हैं या जितने भी ब्लैक्स के कंट्री हैं वो लोग जो है अनकल्चर्ड हैं, असभ्य हैं, उनको सिविलाइज करने का दायित्व जो है हम पर ही सौंपा गया है। तो यानी इस जो एक सुप्रीमेसी है रेस के आधार पर, इसका भारत जो है हमेशा से विरोध करता रहा है। यानी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध जो है भारतीय विदेश नीति का एक अभिन्न अंग रहा है। अगर हम पांचवा देखें तो यूएनओ का समर्थन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा आपदा जो है विश्व युद्ध के रूप में ना आ जाए। भारत देखें तो यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। ऐसे में भारत जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उसके उद्देश्य हैं यूएनओ के, उसके जो सिद्धांत हैं उनको लागू करवाने का प्रयास करता है, तथा यूएनओ के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम हो या कल्चरल प्रोग्राम हो, उनको जो है उनके प्रोसीडिंग में, उनके जो है कार्यवाही में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो यह तो हमने जाना कि भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। अब हम जानेंगे कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो भारत विदेश नीति के निर्धारक तत्व की अगर बात करें तो किसी भी देश की विदेश नीति में,
किसी भी देश की विदेश नीति में उसका भौगोलिक आकार या भौगोलिक स्थिति क्या है, जनसंख्या क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, उसका इतिहास क्या है, इस सबसे अत्यधिक प्रभावित होती है। यदि हम भारत की ही बात करें तो भारत की विदेश नीति में जो है उस भौगोलिक आकार, जनसंख्या, इतिहास इत्यादि का अत्यधिक प्रभाव रहा है। तो चलिए हम पहले यह जान लेते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्व हम लिख लेते हैं, फिर एक एक को जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहला, उसका भौगोलिक स्थिति, एवं आकार। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा, इतिहास कि उस देश का जो है इतिहास क्या है। चौथा, अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति। पांचवा, सैन्य शक्ति। ऐसे कई कारक हैं, कई तत्व हैं जो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। लेकिन जो कुछ मेजर कारक हैं, हम इनकी बात एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भौगोलिक स्थिति एवं आकार। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ, यानी कि वो देश कहाँ पर लोकेटेड है, इसका जो है अत्यधिक प्रभाव होता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत देखें तो हिंद महासागर के तट पर अवस्थित देश है। ऐसे में हिंद महासागर पर भारत का जो है अत्यधिक प्रभाव है। अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें भारत की, तो भारत के उत्तर में जो है एक बहुत बड़ा ऊंचा हिमालय जो है विद्यमान है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा पर जो है सुरक्षा भारत को प्रदान करता है। एक हॉस्टाइल कंट्री, चाइना जैसे कंट्री जो है कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, इसका जो है कार्य करता है। अगर हम आकार की बात करें तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का भौगोलिक आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसका भौगोलिक आकार क्या है इससे अत्यधिक निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा भौगोलिक आकार होगा, भूभाग होगा उस देश का, वह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है उतना ही लाभदायक है। यानी कि बड़ा भूभाग जो है उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि कोई देश जो है आक्रमण करके जल्द से जल्द उसको कैप्चर नहीं कर सकता। हाँ, एक आपको बता दें कि आप लोग सुनते हो कि जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति। ये भू राजनीति होती क्या है? तो यही जो भौगोलिक स्थिति है ना, भौगोलिक स्थिति, इसी को परंपरागत रूप से जो है भू राजनीति कहा जाता है। यानी यदि कोई देश किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर स्थित होता है तो अन्य देश जो है उससे अत्यधिक उसको जो है अलग नहीं कर सकते, उससे जो है संबंध बनाकर के रखते हैं। जैसे हम देखें पाकिस्तान की बात ले लें। पाकिस्तान देखा जाए बहुत ही टेररिस्ट को जो है फैलाने वाला, आतंकवाद को फैलाने वाला देश है। देखा जाए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन भारत चाहते हुए भी उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको अकेले में नहीं ढकेल पा रहा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो उसको जो है जो मध्य एशिया है उसका द्वार कहा जाता है। उसकी अफगानिस्तान से उसका बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान में चूंकि देखा जाए यूएसए को ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में वह अपने अनुसार तभी शासन कर सकता है जब पाकिस्तान का उसका साथ हो, इसलिए यूएसए भी जो है तमाम प्रकार की मदद जो है पाकिस्तान को देता रहता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, वो भी किसी देश के इन्फ्लुएंस तथा फॉरेन पॉलिसी में अत्यधिक रोल अदा करती है। दूसरा हम देखें जनसंख्या। जनसंख्या का भी जो है किसी भी देश की विदेश नीति में अहम योगदान होता है। एग्जाम्पल हम भारत का लें। देखिए, भारत विश्व का दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है युवा है। जिस देश में युवा ज़्यादा होंगे, देखा जाए तो वो उतना बड़ा ही मार्केट होगा, बाजार उतना अधिक होगा। तो विश्व के जितने भी देश हैं वो अत्यधिक निवेश उस देश में करना पसंद करेंगे, क्योंकि मांग होगी। अत्यधिक जनसंख्या देखें, अत्यधिक जनसंख्या में भी जनसांख्यिकीय जो है लाभांश वाला जनसंख्या, जहां अधिकांश जनसंख्या युवा है, तो ऐसे में मांग वहां वस्तुओं की, सेवाओं की अधिक होगी। तो उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग की आपूर्ति हेतु कोई भी देश जो है वहां निवेश करना पसंद करेगा। तो यानी कि जो जनसंख्या होती है वो भी फॉरेन पॉलिसी जो है कैसी होगी उसको अत्यधिक प्रभावित करती है। दूसरी बात देखें
जनसंख्या कैसे, तो ना केवल आंतरिक बाहरी मामलों से भी जो जनसंख्या, चूंकि एक माइग्रेंट देखा जाए, भारत की करोड़ों के लोग जो है देश के बाहर जो है कार्य करते हैं, तो उनसे भी भारतीय विदेश नीति प्रभावित होती है। जैसे अगर हम देख लें तो अमेरिका में भारतीय मूल के लोग अत्यधिक हैं, तो ऐसे में जो भारतीय मूल के लोग हों वो अमेरिकी सरकार पर या अमेरिका पर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं कि वो अपनी कोई भी फॉरेन पॉलिसी को भारत के अगेंस्ट जो है ना सेव करे, भारत को उसमें जो है अत्यधिक महत्व प्रदान करे। इसी प्रकार अगर देखें कोई संकट उत्पन्न होता है, जैसे कि श्रीलंका का संकट हो गया, तमिल मूल के लोग श्रीलंका में थे, जब वहाँ की आर्मी द्वारा तमिल लोगों को जो एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है, भारत और श्रीलंका के संबंध जो है बिगड़ गए। उसी प्रकार हम नेपाल का देखें, जब मधेसी लोगों को जो नेपाली गवर्नमेंट है उनको लगा कि नहीं सरकार उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने जब मूवमेंट जो है शुरू किया, तो नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत का जो है मधेसियों पर सपोर्ट है। तो ऐसे में भारत और नेपाल के संबंध जो है बिगड़ गए थे। तो न केवल आंतरिक जनसंख्या यानी देश के अंदर रहने वाली जनसंख्या, जो देश के बाहर जनसंख्या रहती है वह भी भारतीय विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित करती है, या भारत की विदेश नीति को जो है अत्यधिक इन्फ्लुएंशियल बनाने के कार्य करती है। लेकिन अच्छा, इसके अत्यधिक जनसंख्या होने के कुछ घाटे भी हैं। जैसे इतनी बड़ी भारत एक बहुत विशाल जनसंख्या वाला देश है, इतनी विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना, जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, यह भी बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य भारत के लिए रहता है या किसी भी देश के लिए रहता है। देखें अभी भी भारत में अधिकांश जनसंख्या गरीब है, भुखमरी की शिकार है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सही नहीं हैं, इसका भी प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर कहीं ना कहीं पड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट में जनसंख्या का भी अहम योगदान होता है। तीसरा हम देखें इतिहास का भी किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी में अत्यधिक योगदान या अत्यधिक प्रभाव रहता है। हम एग्जाम्पल भारत से ही समझते हैं। भारत के इतिहास में अशोक और कौटिल्य दोनों पर्सनालिटी, दोनों लोग जो है विद्यमान रहे हैं। कौन कौन? अशोक और कौटिल्य वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अशोक ने जहां शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि पर फोकस किया, वहीं कौटिल्य ने कहा कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को कोई चुनौती हो तो राज्य कोई भी उपाय कर सकता है, वह नैतिक ही होगा। देखें तो भारत की विदेश नीति में अशोक और कौटिल्य दोनों का ही प्रभाव रहा है। जब भारत वर्ल्ड फोरम पर यानी कि वैश्विक मंच पर लोकतंत्रवाद, संविधानवाद, निशस्त्रीकरण, पर्यावरण संरक्षण या सार्वभौमिक लोकतंत्र की बात कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वह अशोक से जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है प्रभावित रहती है। लेकिन जब भारत देखता है कि हमारे दो पड़ोसी देश हॉस्टाइल हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता को खतरा है, तो भारत परमाणु परीक्षण भी करता है। यानी कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में उस देश के इतिहास का भी अहम रोल होता है। अगर हम चौथा कारण देखें तो आर्थिक स्थिति किसी भी देश की क्या है, इसका भी किसी देश के फॉरेन पॉलिसी में अत्यधिक योगदान रहता है। वर्तमान में देखें तो आर्थिक स्थिति है ना, उसका महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे प्राचीन काल में अगर हम यही 100-200 साल पहले चला जाएं तो किस देश के पास कितना भूभाग है, यानी कि कितने क्षेत्र पर वो कब्जा किया हुआ है, इससे उसके शक्ति का पता लगता था, इससे उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल इरा आया यानी कि औद्योगिक काल आया, तो यह नहीं देखा जाता कि उस देश के पास भूभाग कितना है, यह देखा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। यही कारण है कि जापान जो कि बहुत कम भूभाग वाला देश है, वह भी जो है उसकी आर्थिक स्थिति इतना मजबूत है कि वैश्विक राजनीति में उसका भी इन्फ्लुएंस जो है रहता है। कोई भी देश फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते हुए जापान को जो है आइसोलेट या बाइकॉट नहीं कर सकता। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी पीपीपी के आधार पर यानी परचेजिंग पावर इंडेक्स के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या देखा जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऐसे में जो विश्व का ध्यान है वो भारत की ओर जो है आकर्षित है। भारत विश्व का एक सबसे बड़ा बाजार है,
जहां निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, चूंकि वो सेचुरेटेड हो चुके हैं, उनको जो है संतृप्त हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक निवेश जो है भारत में किया जाए और यहाँ की आपूर्ति करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी देश की क्या होगी, यह भी उस देश की फॉरेन पॉलिसी को जो है अत्यधिक प्रभावित करती है। अब सैन्य शक्ति की बात करें, सैन्य शक्ति, तो सैन्य शक्ति का भी किसी भी देश की विदेश नीति में अहम रोल होता है, या हम यह कह सकते हैं किसी भी देश के एग्जिस्टेंस का आधार ही सैन्य शक्ति है। यानी यदि कोई देश जो है सैन्य रूप से शक्तिशाली है, तो अपने शत्रु देश को जो है अपनी शर्तों के अनुसार कोई भी शत्रु देश से समझौता कर सकता है। इसका उदाहरण हम अमेरिका देख सकते हैं। अमेरिका जो है देखें तो सबसे अधिक सैन्य शक्तिशाली देश है। तो देखा जाए विश्व के किसी भी हिस्से में अमेरिका का प्रभाव रहता ही रहता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। और हम बात करें तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, जिसका प्रयोग भारत जो अपने शत्रु देश को जो है क्या कह सकते हैं कि शत्रु देश को एक डिटरडेंस का काम करता है, डिटरेंस का कार्य करता है भारत की, वो भारत के अगेंस्ट कोई भी कार्य ना कर सके। तो यानी कि जो भारत की सैन्य शक्ति है, यह एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। यह भी भारतीय विदेश नीति में भारत के इन्फ्लुएंस को जो है महत्व प्रदान करता है। तो यहाँ तो हम यह जाने कि किसी भी जो विदेश नीति के या किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी के निर्धारक तत्व जो है वो क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे सैद्धांतिक आधार पर विदेश नीति। सैद्धांतिक आधार पर विदेश नीति के प्रकार। नीति के प्रकार। सैद्धांतिक आधार पर किसी भी देश की विदेश नीति के या विदेश नीति को जो है के प्रकार को 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला, आदर्शवादी विदेश नीति, जिसको आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। आदर्शवादी विदेश नीति, आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। दूसरा, वास्तविक विदेश नीति या यथार्थवादी विदेश नीति, यथार्थवादी विदेश नीति, रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। तीसरा अगर देखें तो हम कह सकते हैं प्रैग्मेटिक विदेश नीति। क्या? प्रैग्मेटिक विदेश नीति। चलिए हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं कि आदर्शवादी विदेश नीति क्या है, यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी क्या है, और प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं आदर्शवादी विदेश नीति क्या है। जब कोई देश, आदर्शवादी विदेश नीति का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश से संबंध स्थापित जब कर रहा होता है तो अपने आइडिया, अपने वैल्यूज, अपने इथिक्स, अपने मोरल को जो है अत्यधिक महत्व प्रदान करे, तो कहेंगे कि वह देश जो है आदर्शवादी विदेश नीति पर चल रहा है। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत की विदेश नीति थी वो आदर्शवादी अत्यधिक थी। भारत के आदर्श क्या थे? लोकतंत्रवाद को जो है अत्यधिक महत्व देता था। यदि कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं है तो भारत उससे अपना संबंध स्थापित नहीं करता था। यदि कोई देश एक्सपेनिस्ट है यानी कि विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता है तो भारत उससे संबंध स्थापित करने से परहेज करता था। देखें तो गुट निरपेक्षता, लोकतंत्रवाद, ये सब जो है संविधानवाद, ये सब भारतीय विदेश नीति के आदर्शों में शामिल थे। तो यानी कि आदर्शवाद का मतलब है जब कोई देश आइडिया, वैल्यूज, मोरल, इथिक्स,
इत्यादि को अपनी विदेश नीति को सेव करने में इसका स्थान या इसको अधिक प्रेफरेंस दे, तो कहते हैं कि वह देश जो है आदर्शवादी विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है। यथार्थवादी विदेश नीति क्या है? यथार्थवादी विदेश नीति में जो आइडियाज हैं, यानी कि जो विचारधाराएं हैं, उनको इग्नोर कर केवल जो प्रमुख हित हैं, मेजर नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको सर्व करने की कोशिश कोई देश करता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, इत्यादि को जब कोई देश अत्यधिक महत्व प्रदान करे, विचारधारा वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है इसको इग्नोर कर दे, तो कहेंगे हम कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है। जैसे कि चाइना की विचारधारा क्या है? वो कम्युनिज्म कंट्री यानी साम्यवादी देश है। लेकिन देखा जाए तो जितने भी एफडीआई को एक्सेप्ट करने में कोई भी परहेज नहीं करता था, शुरुआत से भी अब भी, यानी कि उसके विदेश नीति में यथार्थवादिता, रियलिस्टिक अप्रोच कहीं ज्यादा है। अब हम प्रैग्मेटिक विदेश नीति क्या है? प्रैग्मेटिक विदेश नीति में क्या होता है? कोई देश आदर्शों के साथ साथ व्यवहारों का भी, जो व्यवहारवादी मूल्य हैं, उनका भी अत्यधिक समावेश करता है। जैसा कि भारत की वर्तमान में देखें तो जो विदेश नीति है वो प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी भारत अपना रहा है। यानी भारत जहां वैश्विक मंच पर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात करता है, वहीं भारत अपने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता है। भारत लोकतंत्र का समर्थन तो करता है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि भारत लोकतंत्र का समर्थक देश है, लेकिन लोकतंत्र का निर्यातक नहीं है, एक्सपोर्टर नहीं है। भारत किसी देश में लोकतंत्र जबरन थोपने का कार्य नहीं करेगा। यानी वर्तमान में देखें तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि आदर्शों के साथ साथ जो प्रैक्टिकलिटी है, यानी कि व्यवहारिकता है, उसका भी समावेशन भारतीय विदेश नीति में देखा जा रहा है। तो यह तो हमने जाना कि सैद्धांतिक आधार पर विदेश नीति के कितने प्रकार होते हैं। यथार्थवादी विदेश नीति यानी कि आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, यथार्थवादी विदेश नीति यानी कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, और प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। चलिए अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय हित क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि विदेश नीति का मूल मकसद ही, मूल ध्येय ही जो है राष्ट्रीय हित को सर्व करना, अत्यधिक राष्ट्रीय हित को जो है सर्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हित कहते क्या हैं और राष्ट्रीय हित को कितने भागों में जो है डिवाइड किया जाता है। राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। एक स्टेटमेंट जो है अत्यधिक चलन में है, जिसको कहा, ये स्टेटमेंट यह है कि राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल स्वर है। राष्ट्रीय हित जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का या अंतरराष्ट्रीय संबंध का मूल स्वर है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। यानी कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ या विश्व के किसी संगठन के साथ, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एनजीओ हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संबंध स्थापित कर रहा होता है, तो उससे उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है जुड़ा होता है। वो नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही कोई समझौता या संधि करता है। अच्छा, देखें तो जो राष्ट्रीय हित होते हैं, इसको मुख्यतः दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। राष्ट्रीय हित को जो है दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है। पहला, प्रमुख राष्ट्रीय हित यानी कि मेजर नेशनल इंटरेस्ट, प्रमुख राष्ट्रीय हित यानी कि मेजर नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा होता है गौण राष्ट्रीय हित, गौण राष्ट्रीय हित यानी कि माइनर नेशनल इंटरेस्ट। अब चलते हैं कि हम यह देखते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय हित और गौण राष्ट्रीय हित में यानी कि माइनर नेशनल इंटरेस्ट में क्या क्या शामिल होते हैं। तो प्रमुख राष्ट्रीय हित में तीन चीजों को शामिल किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी, यह जो है किसी भी देश का प्रमुख राष्ट्रीय हित है। दूसरा, आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
तीसरा, संतुलित वैश्विक व्यवस्था, यानी कि कस्टमाइज वर्ल्ड ऑर्डर। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता, देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता किसी भी देश का जो है आधार होता है। क्या होता है? उसका आधार और अस्तित्व होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। वही आर्थिक विकास जो है उस देश के गतिशील होने के सुचारू का जो है पर्याय है। यदि कोई देश जो गति कर रहा है, सुचारू विकास कर रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, उसका आधार क्या है? आर्थिक विकास है। लेकिन ये दोनों इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता तथा आर्थिक विकास को तभी कोई देश सुनिश्चित कर सकता है जो ग्लोबल स्थिति है, यानी कि वैश्विक व्यवस्था है, उसके फेवर में हो। यानी कोई देश आइसोलेट होकर के, विश्व से कट करके इन दोनों हितों को, इन अपने राष्ट्रीय दोनों हितों को पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए संतुलित वैश्विक व्यवस्था भी किसी देश का प्रमुख राष्ट्रीय हित होता है। यही देखें, भारत का भी प्रमुख राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की प्रमुख राष्ट्रीय हित है। आर्थिक विकास, भारत जब भी कोई संबंध किसी देश के साथ स्थापित कर रहा होता है तो आर्थिक विकास कितना से कितना अधिक भारत का सर्व हो, इसका ध्यान भारत रखता ही है। संतुलित वैश्विक व्यवस्था, भारत देखा जाए तो यूएनओ में भारत की आवाज़ सुनी जाए, जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें भी भारत का महत्व हो, इसलिए इसका भी प्रयास जो है भारत अपनी विदेश नीति में जो है करता रहता है। तो यानी अगर यह देखें कि प्रमुख राष्ट्रीय हित क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कस्टमाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये किसी भी देश के प्रमुख राष्ट्रीय हित होते हैं। दूसरा हम देखें गौण राष्ट्रीय हित। तो गौण राष्ट्रीय हित में हम देख सकते हैं जैसे कि जो मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं, मोरल होते हैं, इथिक्स होते हैं, ये सब जो है, या विचारधारा होती है, ये सब उसके गौण राष्ट्रीय हित में आते हैं। जैसे विचारधारा, संस्कृति, मूल्य, इनका अत्यधिक से अत्यधिक प्रसार हो, इसको हम सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं, या उसका गौण राष्ट्रीय हित में किसी देश के होता है। दूसरा, अगर हम राष्ट्रीय हित देखें तो कोई भी देश चाहता है कि, जो यहाँ भारत की बात करें तो भारत चाहता है कि जितने भी उसके नेबर कंट्री हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, उसमें स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। क्योंकि यदि हमारे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय राजनीतिक स्थिति है, स्थिरता है, वो कहीं ना कहीं उसको चुनौती प्रदान होती है। इसलिए भारत चाहता है कि चाहे वो कोई छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो, उसमें जो स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है, वो बनी रहे, चाहे वह देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो। भारत यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रहे। भारत चाहता है कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में भी राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, वहाँ लोकतंत्र स्थापित रहे, ना कि सैन्य शासन रहे। इसलिए जब जब पाकिस्तान में सैन्य शासन, मिलिट्री रूल आया है, भारत उसका वैश्विक मंच पर जाकर के विरोध ही किया है। यानी कि राजनीतिक स्थिरता, यह भी जो है किसी भी देश का गौण राष्ट्रीय हित, या हम भारत का गौण राष्ट्रीय हित है, यह हम मान सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हो गया, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन भी किसी देश का गौण राष्ट्रीय हित में हम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने जाना कि राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जाना दो प्रकार, प्रमुख राष्ट्रीय हित, गौण राष्ट्रीय हित। प्रमुख राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, संतुलित वैश्विक व्यवस्था, जबकि गौण राष्ट्रीय हित में विचारधारा, संस्कृत, वैल्यूज, मोरल, इथिक्स का अत्यधिक प्रसार हो, यानी कि उस देश के सॉफ्ट पावर का इंक्रीजमेंट हो, पॉलिटिकल स्थिरता जो है पड़ोसी देशों में बनी रहे, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन हो, यह सब उसके गौण राष्ट्रीय हित में शामिल होते हैं। अब हम यह देखेंगे कि विदेश नीति के निर्माण में जो है संस्थाएं कौन कौन सी शामिल होती हैं। देखें तो जो विदेश नीति जो है ना, किसी भी देश की विदेश नीति एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्य होता है।
यदि हम भारत की विदेश नीति की बात करें कि भारत की विदेश नीति में शामिल संस्थाएं क्या क्या हैं, तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि भारत की विदेश नीति में शामिल संस्थाएं हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद जो कि किसी देश, जो हमारे देश की एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करती है, कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, और विदेश नीति का दायित्व जो है किसको है, कार्यपालिका को ही है, यानी कि मंत्रिपरिषद को ही है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जबकि जो विदेश मंत्री होता है यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री होती है, यानी विदेश मंत्रालय होता है, या उसका जो प्रमुख विदेश मंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का एक केवल सदस्य होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के कारण जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भूमिका भारतीय विदेश नीति के निर्धारक में अत्यधिक हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसका जो है भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अत्यधिक योगदान है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। देखें तो प्रधानमंत्री की विदेश नीति में क्या इन्फ्लुएंस होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस जो प्रधानमंत्री है उसका करिश्माई व्यक्तित्व क्या है, उसका पार्टी में स्थिति क्या है, या सरकार मेजोरिटी की है या गठबंधन की सरकार है। यदि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो करिश्माई होता है, करिश्माई व्यक्तित्व का होता है, या देखा जाए दल में उसकी स्थिति बहुत बेहतर होती है, या हम कहें कि फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, तो प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस जो है फॉरेन पॉलिसी में बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी का ले सकते हैं। इन सबका जो है अपने दल में भी अत्यधिक महत्व था, करिश्माई व्यक्तित्व भी था और इनको फुल मेजोरिटी भी थी। ऐसे में इन प्रधानमंत्री का देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति में अत्यधिक महत्व रहा है। लेकिन वहीं यदि गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें देखें तो फॉरेन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर का रोल कम हो जाता है। एग्जाम्पल में हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी वो गठबंधन पर आधारित सरकार थी। तो ऐसे में गठबंधन पर आधारित सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री का विदेश नीति में निर्धारण या इन्फ्लुएंस जो है कम हो जाता है। तो यानी कि भारतीय विदेश नीति में पहली संस्था क्या है, पीएमओ। दूसरा हम देखें तो विदेश मंत्रालय। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कार्य हैं उनको विभिन्न मंत्रालयों के बीच डिवाइड किया। जैसे वित्त संबंधी मामला वित्त मंत्रालय को देखें तो डोमेस्टिक मामला यानी कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित मामला होम मिनिस्ट्री को देखें तो रक्षा संबंधी मामला रक्षा मंत्रालय को, वैसे ही विदेश संबंधी मामलों को यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर्स को जो है हमारे विदेश मंत्रालय को सौंपा गया है। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, विदेश मंत्री होता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है। विदेश मंत्री की सहायतार्थ यानी कि उसकी सहायता हेतु तो विदेश राज्य मंत्री तथा सचिवों के समूह की नियुक्ति की जाती है। सचिवों के अगर समूह की बात करें तो वर्तमान में जो विदेश मंत्रालय है इसमें प्रमुख 10 सचिव हैं जो कि विदेश मंत्री को जो है विदेश मंत्री के कार्यों में जो है सहायता प्रदान करते हैं। जैसे सचिव पूर्व, सचिव पश्चिम, ये दिशा को संबोधित कर रहे हैं। सचिव पश्चिम, सचिव आर्थिक मामला, सचिव आर्थिक मामला, विशेष सचिव,
तथा इन सभी सचिवों की सहायतार्थ यानी उनकी सहायता हेतु 5 अन्य सचिवों की नियुक्ति जो है की जाती है। और इन सभी सचिवों के समूह का जो प्रमुख होता है वो विदेश सचिव होता है, फॉरेन सेक्रेटरी, जो वर्तमान में हर्षवर्धन भारत के वर्तमान के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगले हैं। तो जो विदेश सचिव होता है वो विदेश मंत्री को जो है सलाह प्रदान करता है, यानी कि ये विदेश मंत्रालय भी जो है भारतीय विदेश नीति में अहम रोल अदा करता है। अगर हम तीसरा देखें तो आसूचना इकाइयां यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका भी किसी देश के फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में जो है अहम योगदान होता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ये विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करके विदेश मंत्रालय को सौंपती हैं, और उन सूचनाओं जो प्राप्त डाटा है, जो सूचनाएं इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि आसूचना इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती है, उन्हीं के आधार पर कोई देश जो है अपनी विदेश नीति तय करता है। देखें तो जब भारत आजाद हुआ तो सूचना, चाहे वो घरेलू सूचनाएं हों या बाहरी सूचनाएं हों, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी या दायित्व आईबी को दिया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिया गया था। लेकिन आईबी से 1962 में एक चूक हो गई जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। तभी जो है एक अलग विंग का रॉ एंड एनालिसिस विंग का जो है स्थापना किया गया। तो वर्तमान में जो घरेलू मामले हैं, घरेलू सूचनाएं हैं, इनको प्रदान करने का दायित्व जो है आईबी को हो, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। लेकिन जो बाहरी सूचनाएं हैं, इनको प्राप्त करने का, इनको इकट्ठा करके सौंपने का जिम्मेदारी जो है रॉ एंड एनालिसिस विंग का जो है, रॉ का है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का है। तो यानी कि जो आसूचना इकाइयां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनका भी किसी देश के फॉरेन पॉलिसी में क्रिटिकल योगदान होता है, निर्णायक योगदान होता है। अगर हम बात करें तो संसद का भी भारतीय विदेश नीति में जो है अत्यधिक योगदान है। किसका? संसद का। जानते हैं कि संसद जो है, हमारी भारत की जो संसद है, यह जनता जन इच्छाओं को, यानी कि भारत के लोगों के इच्छाओं को प्रकट करने का, रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ी संस्था है। तो जो हमारे सांसद हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो संसद में सरकार से किसी भी विदेश नीति पर या किसी भी, जब कोई भी संबंध वो स्थापित किसी देश से कर रहा होता है तो उसकी सूचना मांगते हैं कि सूचना प्रदान के लिए सरकार अगर इजराइल से संबंध बना रहा है तो ऐसे कौन से उसको नेशनल इंटरेस्ट दिख रहे हैं कि भारत जो है इजराइल से संबंध स्थापित कर रहा है। भारत यदि सऊदी अरबिया से संबंध स्थापित कर रहा है तो ऐसे कौन से नेशनल इंटरेस्ट भारत का सर्व हो रहा है जो सऊदी अरबिया से भारत संबंध स्थापित करना चाह रहा है। यानी कि देखें तो वैसे में देखें तो जो फॉरेन पॉलिसी को शेप करने का दायित्व है वो तो हमारे एग्जीक्यूटिव पर है, यानी मंत्रिपरिषद पर है। बाहरी मामलों में जब भारत कोई संधि या समझौता कर रहा होता है वहां संसद का कोई दखल नहीं होता है। लेकिन जब वो संधि समझौता हो जाता है तो उस पर सरकार का राय क्या है, सरकार की विचारधारा क्या है, सूचनाएं क्या हैं, इसको एकत्रित करने का कार्य, यानी इसको जनता तक पहुंचाने का कार्य जो है संसद करती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो किसी भी देश की विदेश नीति होती है वहाँ के लेजिस्लेचर का भी उस देश की विदेश नीति में जो है अत्यधिक योगदान होता है। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति के कुछ पहलू को जो है पढ़ा। आगे भारतीय विदेश नीति कैसे चेंज हो रही है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विदेश नीति कैसे थी तथा इसमें कैसे चेंज आया, तथा कोरोना काल के बाद भारतीय विदेश नीति क्या आकार लेगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को यह लेक्चर अवश्य पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे उन तक भी यह इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच सके। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।